और बड़ी खबर आ रही, मुख्तार एम्बुलेंस मामले से जुड़ी हुई मऊ पहुंची बाराबंकी की पुलिस टीम। श्याम संजीवनी अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ, बंद कमरे में हो रही है ये पूछताछ। इस एम्बुलेंस में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और इसी वजह से श्याम संजीवनी अस्पताल के डॉक्टरों से जो है वो पूछताछ हो रही है, कमरा बंद करके, बंद कमरे में। आखिर इस एम्बुलेंस का कनेक्शन क्या है और मुख्तार एम्बुलेंस मामले की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से ये एम्बुलेंस पहुंचती है, मदद की कोशिश होती है, किसके साथ गांठ, बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। और रोपड़ से अवतार कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताजा अपडेट्स अवतार। जी बिल्कुल, ताज़ा अपडेट यही है कि मुख्तार अंसारी को लाने के लिए किसी भी वक्त यूपी की पुलिस पंजाब में रोपड़ की इस जेल में आ सकती है। हम इस वक्त रोपड़ की उसी जेल के सामने खड़े हैं जिस जेल में पिछले लगभग 2 सालों से मुख्तार अंसारी बंद है तथा 26 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 14 दिन के भीतर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी शिफ्ट कर दिया जाए, तो उसके बाद जो उल्टी गिनती थी यूपी शिफ्ट करने की मुख्तार अंसारी की, वो तो शुरू हो ही चुकी थी। लेकिन अभी जो हाल ही में जो समाचार जो आ रहा है उसके मुताबिक यूपी पुलिस यूपी से निकल चुकी है और मुख्तार अंसारी को लेने पंजाब में किसी वक्त पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि रोपड़ जेल में अभी तक यूपी की पुलिस नहीं पहुंची है। पंजाब सरकार की ओर से, पंजाब पुलिस की ओर से और जेल विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, क्योंकि पहले ही पंजाब सरकार की ओर से यूपी के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखकर कहा गया था कि यूपी पुलिस खुद इंतजाम करे और उसको मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लेकर जाए। इसलिए यूपी की जो पुलिस है वो कहा जा रहा है कि वो यूपी से निकल चुकी है तथा पंजाब में किसी वक्त पहुंच सकती है। यानी कि अवतार ये माना जाए कि आज ही वापसी हो जाएगी मुख्तार की, और वहां पर कोई हलचल है इसको लेकर? जी बिल्कुल, हलचल मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये जेल का प्रवेश द्वार है, इसके अंदर हलचल भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो लोकल प्रशासन के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका यहाँ पे 2 चक्कर लगा चुके हैं, 2 दौरा शुरू हो चुका है और कुछ ही देर पहले पंजाब पुलिस के जवान भी यहाँ पे मुस्तैद किए गए थे तथा हलचल शुरू हो चुकी थी। मीडिया का जमावड़ा भी लग चुका है तथा यही वो सामने जो रास्ता आपको जो सड़क दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ से, जो यूपी की पुलिस पंजाब में आएगी, चंडीगढ़ होकर सीधा। ठीक, आपसे अपडेट्स लेंगे। मीडिया का जमावड़ा लग चुका है, वहां पर हलचलें शुरू हो चुकी है, अपडेट्स हम आपको देंगे। बंगाल लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं और अभी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मुझे प्राप्त हो रहा है, इसके लिए अपने आप को धन्य महसूस करता हूं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती अत्यंत पवित्र धरती है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती आशा लता सरकार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और स्वामी विवेकानंद को पैदा करने वाली धरती है। रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक साधना से पवित्र धरती है। स्वामी विवेकानंद को पैदा करने वाली धरती है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली धरती है। और अगर मैं कहूं, महर्षि अरविंद ने देश की आजादी के लिए लड़ते हुए यहां की जेलों में ही आध्यात्मिक अनुभव अर्जित करके लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। और भाइयों बहनों, ये वही धरती है जिसने आध्यात्मिक गुरुओं को
वैज्ञानिकों को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को आगे बढ़ाते हुए तमाम वीर वीरांगनाओं को भी जन्म दिया। लेकिन आज जब बंगाल की हम बात करते हैं तो वास्तव में बंगाल के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आध्यात्मिक चेतना से उत्प्रोत वैज्ञानिक और सांस्कृतिक भावना से उत्प्रोत धरती विगत कई दशकों से वामपंथियों और टीएमसी के गुंडों की अराजकता और अव्यवस्था का शिकार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को इस अराजकता से, इस अव्यवस्था से, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आज आपका सहयोग करने के लिए यहां पर एकत्र होकर के आई है। भाइयों बहनों, मैं आपका आभारी हूं। तमाम बंदिशों के बाद मुझे बताया गया है कि खानापुर विधानसभा में टीएमसी के गुंडे यहां पर तमाम जनता को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यहां तक कि मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बंगाल की धरती ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री थी, भारत की संविधान की शपथ लेती थी। बंगाल की धरती ने आपको 10 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया, भारत का संविधान की शपथ लेकर के आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या भी टीएमसी के गुंडों ने केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि टीएमसी के गुंडों के राष्ट्रद्रोही कृत्यों और भ्रष्ट कृत्यों के खिलाफ श्री सुदर्शन प्रमाणिक लगातार आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब भारत के आन शान के प्रतीक भारत के तिरंगे को फहराने का प्रयास किया तो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम सब आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं, आपका ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने वाला है। सुदर्शन प्रमाणिक जैसे कार्यकर्ताओं ने जो अपना बलिदान दिया है बंगाल की धरती के लिए, इस गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्यक्रम है। ऐसे ही गुंडागर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन आज गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा से भेज दिया गया है। जो लोग भारत की स्वाधीनता के लिए संकट बने हुए हैं, जो लोग गरीबों का, व्यापारियों का, निर्दोष किसानों का शोषण कर रहे हैं, कानून के दायरे में आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बंगाल के नागरिकों के साथ खड़ी होकर के ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य करेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। भाइयों बहनों, आपने 30 वर्ष वाम दलों को दिया, आपने उससे पहले 30 वर्ष कांग्रेस को दिया, आज से 10 वर्ष ममता दीदी को दिया, लेकिन उन्होंने बंगाल को क्या दिया?
गरीबी, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, तुष्टीकरण, पर्व और त्योहारों पर आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमारे पर्व और त्योहारों को भी व्यवधान डालने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। दुर्गा पूजा नहीं करने देते, लक्ष्मी पूजा नहीं करने देते, सरस्वती पूजा नहीं करने देते, होली नहीं खेलने देते। हर पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा करते हैं। हवाई अलग सन जानी पिया प्रधानी लड़बे। पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर जारी है। आज हमारी टीम पहुंची है गोरखपुर के राजधानी गांव। जगात थाना इलाके में बसा ये गांव गोरखपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में एक है। हमारे राजधानी में विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी, और बिजली पानी ये सब सुविधा हम लोगों को चाहिए। गरीब दुखियारियों के प्रधान बनाई है। इस गांव में 60 पुरवे हैं। 25,000 की आबादी वाले इस गांव में 12,500 से ज्यादा वोटर 15 अप्रैल को चुनेंगे गांव की सरकार। इस संबंध में बात किया कि उस पानी की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। तो इस ग्राम सभा का एक संस्कार रहा है। इस बार तो जो विकास प्रदान करेगा उसी को मतदान करेंगे। किस मुद्दे पर वोट करेगा राजधानी गांव का वोटर? सबसे बड़े गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जितने बाद जो छूट गया है, जो गली उली में जो रोड बनना है वो बन जाएगा जितने बाद। गोरखपुर के राजधानी गांव से सुनो प्रधान जी। तो 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के पहले फेज की वोटिंग है। यूपी के जिन जिलों में वोट पड़ने वाले हैं वहां माहौल गरमाया हुआ है। पंचायत चुनाव पर हमने रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी फौज मैदान में उतार दी है। आज देखिए गोरखपुर के राजधानी गांव का हाल। सुनो प्रधान जी राजधानी गांव की बात। स्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही गांव की सियासत जोरों पर है। प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और वो एक दूसरे से बढ़ चढ़कर वादे कर रहे हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर के सबसे बड़ी आबादी वाले गांव यानी कि राजधानी गांव में खड़ा हूं। इस गांव की कुल आबादी जो है 25,000 के करीब है और अगर यहां पे वोटरों की बात करें तो इस गांव में 12,700 वोटर हैं। और इतनी बड़ी आबादी के साथ साथ इतने अधिक वोटरों को मैनेज करने के लिए प्रशासन ने यहां पे कुल 16 बूथ बनाए हुए हैं। और इस गांव की अगर हम बात करें परिधि की तो करीब 9 किलोमीटर में है। गांव में 4 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है। हमारे साथ एक प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। सर, अब की बार चूंकि महिला सीट है तो क्या मुद्दा रहेगा आप लोग जब चुनेंगे नई ग्राम प्रधान को, नई सरकार को? विकास मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और खड़ंजा नाली जो भी संबंधित चीज़ें हैं, इंटरलॉकिंग सड़क, सीसी रोड आदि की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। हम इस बार जो है विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे और जो समस्याएं हैं जैसे शुद्ध पेयजल, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर। शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी लगाई गई है। यहाँ पे पानी आता है? जी, पानी की टंकी लगाई गई है, उस पर कार्य चल रहा है और आगे इस पे कार्य चलेगा ही और हम लोगों को अब शुद्ध पानी मिलेगी। शुद्ध पानी मिलेगा। किस मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं? खास मुद्दा चूंकि पहले बताया जा चुका है और यहाँ के जो भी शिक्षित वर्ग है ये यही सोचेंगे, मतलब जो भी हमारा प्रत्याशी हो पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, कर्मठी व्यक्ति हो। लिखने के लिए तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हम योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सत्यता ये है कि जो योग्य रहेगा उसी को फोकस करके हम लोग वोट देंगे। क्या रहेगा वोटिंग का ट्रेंड? वोटिंग का ट्रेंड ये है सर कि जो भी हमारा अगला प्रधान जनता चुने वो शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित के साथ साथ ग्राम का विकास करे, यही हमारा मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर आप क्या चाहते हैं कि इस बार जो नया प्रधान चुन के आए वो क्या करे आप लोगों के लिए? विकास किए हैं, पूर्व प्रधान जो है वो वर्तमान भी प्रधान हैं, विकास किए हैं और थोड़ा सा काम है और करेंगे। क्या काम आप चाहेंगे कि वो जीतते ही वो काम कर दें? सीसी रोड थोड़ा सा है, उसको थोड़ा देख लें। सीसी रोड कौन सा काम चाहेंगे कि जीतते ही हो जाए? बिल्कुल सर, शिक्षा चिकित्सा पर पूरा ध्यान प्रधान जी देते हैं और हम चाहेंगे कि
जैसे प्रधान जी जीते हैं ओपन जिम की व्यवस्था हो, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हो, बेरोजगार लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि बेरोजगारी ही बहुत बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है देश में। ये एक युवा है, इनका कहना है कि इस गांव में भी प्रशिक्षण केंद्र खुलने चाहिए, जिससे जो है जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के साधन पैदा हो और वो भी कुछ कमा सकें, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। हमारे साथ आधी आबादी भी है जो इस तरह बैठी हुई है, इनसे भी बात करेंगे कि ये लोग अब की बार किस मुद्दे पे वोट डाल रही हैं। मैम, आप लोग वोट डालने जा रही हैं, क्या दिमाग में रहेगा इस बार? हम यही चाहेंगे कि हम अच्छे नागरिक को चुने जो शिक्षित हो और हमारे गांव का विकास करे, जो भी हमारे गांव में कमियां हैं उसको पूर्ण करे। जैसे विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी, और बिजली पानी ये सब सुविधा हम लोगों को चाहिए। किस उस पे आप लोग डालेंगे वोट इस बार? शिक्षा हो, जैसे प्रधान हो, इस हिसाब से हम लोग वोट डालेंगे। मतलब शिक्षा पे विशेष फोकस रहा है। महिलाओं की सुरक्षा बार बार बात आती है, तो क्या इस बार अब की बार प्रधान से आप लोग मांग करेंगे कि सीसीटीवी से लैस कर दिया? प्रधान वो गरीबों को मदद करें। गरीबों की मदद करें, है मैम? क्या कहेंगी आप? विकास पे ध्यान दें। अम्मा क्या चाहिए अब की प्रधान से? क्या चाहिए आप बताइए, जो प्रधान चुन के आए वो क्या ऐसा करे गांव के लिए? ये करन जो बढ़िया काम करन, नाम ये चाहते हैं गेहूं का प्रधान विकास हुए। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए जाएं अगर अब की बार जो प्रधान चुन के आए? और जो गरीब दुखिया रहे के प्रधान बनेंगे। कुल मिला के चूँकि ग्राम सभा हमारी जनपद की बड़ी ग्राम सभाओं में से एक है, तो इस ग्राम सभा का एक संस्कार रहा है कि ये ग्राम सभा कभी मनई संस्कृति को स्वीकार नहीं किया है। चूँकि सबसे बड़ा विरोध इस बात का हो रहा है कि जो आरक्षण सरकार ने आरक्षण व्यवस्था लागू की है, तो कम से कम जिस ओबीसी पिछड़ी महिला के हिस्से में यह सीट आई है, तो कम से कम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कम से कम ओबीसी पिछड़ी महिला का प्रतिनिधित्व मिले, और जो लोग मनई संस्कृति के पोषक हैं उनको जनता सिरे से खारिज करे। जैसे साहब कोई स्थानीय जब तक कोई विधायक नहीं होगा तब तक ये समस्या हमें लगता है दूर नहीं हो पाई। जब तक ये बात सदन में जिम्मेदारी पूर्वक नहीं उठाई जाएगी तब तक इस समस्या का हल संभव नहीं है। यदि हो जाता तो नई बाजार और राजधानी के बीच की दूरी है, गोरखपुर से और पूर्वांचल के बीच की दूरी, जो से इस ब्लॉक के पूर्वांचल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। मन में यही रहेगा कि मतलब हमारे गांव का विकास हो, जो भी हमारी कमी है उसी पूरा हो। हमारे राजधानी में विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, बस यही चाहिए थोड़ा जो छोटी मोटी काम है इस बार हो जाए, थोड़े स्पोर्ट की लाइन का जो भी है काम वो हो जाए, और आवास वास की बात है ये भी हो जाए, थोड़ा गरीब है। ऐसा इस जो प्रधान जी इसमें कोई कमी नहीं है ना कोई नहीं। गांव में ऐसी कौन सी जरूरत है जो आप चाहते हैं तत्काल पूरी हो? ये जीतने के बाद जो छूट गया है, जो गली उली में जो रोड बना है बनना है वो बन जाएगा जीतने के बाद, और कोई कमी तो नहीं प्रधान जी में। टिकाऊ नहीं रहा। अब की बार चूँकि हमने विकास अधिकारी से जिला विकास अधिकारी से इस संबंध में बात किया कि उस पानी की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि उस समय उसकी सीढ़ी अपने आप बिना हवा के ही गिर गई थी, इसलिए वो शिकायत हमने दर्ज कराया था। तो वो कहे कि अच्छा ठीक है, उसमें एक प्रस्ताव हम बना रहे हैं और उसके हिसाब से फिर उसमें संशोधन करेंगे। एक चीज़ और आती है कि ग्राम सभाओं में जो महिला सुरक्षा को लेकर अभी सीसीटीवी है या अन्य जो सुविधाएं हैं, बड़ी आबादी है महिलाओं की, उसको लेकर क्या कुछ प्लान था? हम यही चाहेंगे जो अगला प्रधान हो वह कम से कम, अगर हर टोली पर तो नहीं, लेकिन कुछ खास जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की व्यवस्था करें। यानी कि ये सीट जो है इस समय ओबीसी महिला है और यहाँ से महिला ही चुन के जाना है। महिलाओं की सुरक्षा पे भी विशेष फोकस रखा जाना है। तो ग्रामीणों की एक मांग और ये भी है कि यहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे जो महिलाएं हैं वो बेझिझक कहीं आ जा सकें और उनको कोई परेशानी ना हो। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।